जय हिंद एवरीवन। आई होप यार आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आज के इस प्यारे से सीरीज में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है यार। इस पूरे सेशन में हम लोग ट्राई कर रहे होंगे कि साउंड को 30 मिनट्स के अंदर रिवाइज करें और ऐसे ही मल्टीपल सेशंस हमने किए हुए हैं जितने भी इसके प्रीवियस चैप्टर्स है सबके लिए। तो अगर वो सारे चैप्टर्स अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो मेक श्योर आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, क्विक रिवीजन सीरीज में आप जाके वहां पर देख सकते हैं कि 30 मिनट्स में आपने बाकी सारे चैप्टर्स को कैसे रिवाइज किया है। और सभी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेम टॉपिक का प्रैक्टिस सेशन की लिंक मिल जाएगी। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आज के प्रैक्टिस सेशन की लिंक मिल जाएगी, तो वहां पर भी जरूर ज्वाइन करिएगा क्योंकि इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस आपसे बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस हम लोग कर रहे होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यार बिना कुछ देरी के। मैं फिर से बोल देता हूँ कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो मेक श्योर डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार जरूर चेक कर लें आप। क्लियर, बाकी सेशन की पूरी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। मैं आगे फर्दर बताने की कोशिश करूंगा। तो मैं इंट्रोडक्टरी पार्ट से शुरुआत करने की कोशिश करूंगा। इंट्रोडक्टरी पार्ट अगर मैं बोलूं कि वेव की, है ना, कि वेव है क्या, तो बेसिकली वेव को हम लोग बोलते हैं कि भैया एक तरीके का डिस्टरबेंस है ना। डिस्टरबेंस है कि भैया ये डिस्टरबेंस क्या है, मीडियम में छेड़छाड़। वेव क्या है भाई, एक तरीके का डिस्टरबेंस है। वो डिस्टरबेंस जो क्या कैरी करती है, एनर्जी कैरी करती है ना, एनर्जी कैरी करती है। तो इनडायरेक्टली हम लोग कोशिश करते हैं बोलने की कि वेव इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना, विच ट्रेवल्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन इन फॉर्म ऑफ डिस्टरबेंस। लाइक डिस्टरबेंस का सिंपल सा मतलब अगर मैं बोलूं यार, जो हम आज साउंड के टर्म में पढ़ने वाले हैं, तो उसका सिंपल सा मतलब है कि वाइब्रेशन, है ना, कि भाई ये जो आपकी वेव है वो कैसे प्रोड्यूस होती है, तो वो वाइब्रेशन से। आज जितनी की जितनी आज हमें बातें करनी उतनी, ठीक है। तो बिना डिस्टरबेंस के हम वेव नहीं प्रोड्यूस होगी। लाइक अगर आप पानी में पत्थर फेंकते हैं तो आप पानी को डिस्टर्ब करते हैं और पूरे के पूरे पानी में दैट इज अगर एक लेवल्ड कांस्टेंट लेवल, जैसे ये अपना लेवल है वाटर का, एक कांस्टेंट है। अब इसमें जैसे ही कोई एक पत्थर आप फेंकोगे तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, ये पत्थर फेंका आपने, इसमें डिस्टरबेंस क्रिएट किया और डिस्टरबेंस की वजह से ये वेव कुछ इसमें प्रोड्यूस हो जाती है। और ये वेव करती क्या, बेसिकली एनर्जी का ही ट्रांसफर कर रही होती है एक जगह से दूसरे जगह तक। क्लियर, इतनी ही बेसिक डेफिनेशन, इससे ज्यादा बेसिक डेफिनेशन आपसे नहीं पूछी जाएगी। क्लियर, अब कुछ वेव्स के टाइप्स पढ़ लेते हैं। वेव्स के दो टाइप्स होते हैं बेसिकली, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फिर नॉन मैकेनिकल वेव, या फिर दूसरा पार्ट क्या है, मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव क्या है भाई, ऐसी वेव जिनको चलने के लिए किसकी जरूरत पड़े, मीडियम की जरूरत पड़े। जैसे भाई अब हमें चलने के लिए रास्ते की जरूरत है, वैसे वेव को चलने के लिए किसकी जरूरत पड़े, पाथ की जरूरत पड़े, मीडियम की जरूरत पड़े। ठीक है, मीडियम का कहने का क्या मतलब है कि मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, बेसिकली उनकी जरूरत हो। ठीक है, मतलब पार्टिकल्स के थ्रू वो वेव चलती है। जैसे पानी में ही बोलूं तो पानी के पार्टिकल्स ऐसे ऐसे हम लोग देखे ना अभी, कि पानी ये था, इसमें जैसे ही पत्थर हमने फेंका ये कुछ इस तरीके से ट्रेवल करने लगी, तो ये पानी के ही पार्टिकल्स जो आगे पीछे मदद कर रहे हैं आपकी वेव को चलने में। क्लियर। दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो ही भाई इसमें क्या है, इसमें किसी भी तरीके की मीडियम की जरूरत नहीं होती है। क्लियर, इसमें किसी भी तरीके की मीडियम की जरूरत नहीं है। सो दीज आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ऐसे ही उनके जो दैट इज एग्जांपल बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है भाई, ट्रांसवर्स ही होती है, बेसिकली नेचर ट्रांसवर्स ही होती है। ठीक है, और आगे हम समझेंगे ट्रांसवर्स क्या होता है, लॉन्गिट्यूडल क्या होता है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, इतनी बात आई थिंक सबको क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद मैकेनिकल वेव हमने देखा, वाटर रिपल्स, जैसे भाई मीडियम की जरूरत पड़े। साउंड वेव जो आज हम पढ़ेंगे बेसिकली किस तरीके की होती है, लॉन्गिट्यूडनल ही होती है। क्लियर, तो ये बात हो गई पूरी की पूरी हमारी। और कुछ एग्जांपल्स आपके यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के मिल जाएंगे, दैट इज लाइट वेव। लाइट को चलने के लिए वैक्यूम में भी ट्रेवल करती है। और आपकी एक्सरेज हो गई, ये भी बिना किसी मीडियम के भी ट्रेवल कर जाएंगे। इंफ्रारेड रे, अल्ट्रावायलेट रे, ये सारी की सारी कहाँ ट्रेवल कर जाती हैं, बिना किसी मीडियम के भी ये ट्रेवल कर सकती हैं। क्लियर, चलिए बाकी सेशन की पूरी पीडीएफ की लिंक आपको रैंकर्स एनटीएससी 2023 आप टेलीग्राम ग्रुप पे जाके सर्च करोगे, इट इज आवर चैनल। यहाँ पर आपको इस पूरे के पूरे सेशन की पीडीएफ आपको प्रॉपर तरीके से दे दी जाएगी। क्लियर, अब बात करते हैं ऑक्सीलेटरी मोशन की। तो बहुत ही ध्यान समझिएगा क्योंकि ये में भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसे मैं ऑक्सीलेटरी मोशन की बात करूं तो एक तरीके का मोशन है यार। ठीक है, मोशन मतलब मूवमेंट है। मान लो कोई बॉडी है, ठीक है, ए से चलना शुरू कर रहा है, ठीक है, बीच में एक कोई पॉइंट है और बी तक जा रहा है। अब ये क्या कर रहा है, ए से गया बी पर, फिर बी, ए से इस पॉइंट पर गया, इस पॉइंट से फिर कहां गया, बी पर, फिर बी से वापस आया, ठीक है, ए पर, फिर ए से बी पर। मतलब एक बार अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके पूरे के पूरे पाथ में एक कॉमन पॉइंट आपको मिल रहा है ना। मतलब ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर आ रहा है, इधर जा रहा है, इधर आ रहा है, इधर जा रहा है। और इसी मोशन को क्या कहते हैं, टू एंड फ्रो मोशन। इसी मोशन को क्या कहते हैं, टू एंड फ्रो। मतलब एक पॉइंट के अबाउट ये अपना मोशन क्या करे, रिपीट करे।
क्लियर? आई थिंक इतनी बात क्लियर होगी कि एक पॉइंट के अबाउट मोशन जब रिपीट करते हैं तो यही क्या हो जाता है, टू एंड फ्रो मोशन, और इसे क्या बोलते हैं, आपका मीन पोजीशन बोलते हैं, जिसके अबाउट आप क्या करते हैं, अपनी मोशन को रिपीट करते हैं, है ना। मीन पोजीशन के अबाउट अगर अपनी मोशन को आप रिपीट कर रहे हैं तो दैट विल बी द ऑक्सिलेटरी मोशन, लाइक इधर उधर आप जा रहे हैं। क्लियर? अब आते हैं दूसरा, दैट इज पीरियोडिक मोशन। भाई सेम मैं बोलूं कि ऑक्सिलेटरी मोशन को ही मैं समझाने की कोशिश करता हूं। ए है, ये अपना बी पॉइंट है, ठीक है, ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट, ये मीन पोजीशन। अब मैं बोलूं कि ये भाई यहां गया फिर यहां गया, ठीक है, ये पाथ था इसका पहले स्टार्टिंग में जाते वक्त, आते वक्त फिर ये यहां गया फिर यहां या फिर वापस इसी तरीके से रिटर्न आ गया। लेकिन यहाँ पर जो समझने वाली बात क्या है भाई, कि मान लो ए से बी में जाने में, ठीक है, ए से बी में जाने में उसने t1 समय लिया और आने में कुछ t1 समय लिया, तो ये फिर से अगर अगली बार फिर से जाएगा और फिर से आएगा तो उसको सेम टाइम, मतलब सेम टाइम के बाद उसको मीन पोजीशन को रिपीट करना है। जितनी बार भी मीन पोजीशन को वो चेंज करे, मीन पोजीशन से पास हो, मीन पोजीशन से जाए, वो हर बार इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में आपकी मीन पोजीशन को पार कर रहा हो। समझ में आई बात, कि भाई यहां से यहां गया फिर यहां से यहां गया फिर यहां से यहां आया, तो यहां से यहां आने में अगर t1 समय लिया है तो फिर से यहां आने में भी उसको t1 समय लेना पड़ेगा, फिर अगली बार सेम टाइम, मतलब सेम टाइम में अगर वो ऑक्सिलेटरी मोशन कर रहा है फिक्स प्रॉपर टाइम में, तो दैट विल बी पीरियोडिक मोशन। तो आप बोलेंगे कि सेम इंटरवल ऑफ टाइम में, सेम इंटरवल ऑफ टाइम में अगर कोई मोशन, इंटरवल ऑफ टाइम में मोशन अगर रिपीट हो रहा है, मोशन अगर रिपीट हो रहा है, देन वी विल से दैट इज द पीरियोडिक मोशन। समझ में आई बात? जैसे मैं सर्कुलर ही बात करूं कि आप यहां से चलते हैं, अब मान लीजिए हर बार यहां तक आने में टी समय ले रहे हैं, फिर अगली बार आए टी समय लिया आपने, फिर अगली बार आए आपने टी समय लिया, है ना, फिर अगली बार आए आपने टी समय लिया, तो ये पूरा का पूरा क्या भाई, पीरियोडिक मोशन है। क्लियर बात? क्लियर है? चलिए अब एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा कि क्या सारे पीरियोडिक मोशन ऑक्सिलरेटरी होते हैं, सारे पीरियोडिक मोशन ऑक्सिलेटरी होते हैं या फिर सारे ऑक्सिलेटरी पीरियोडिक होते हैं? मेक श्योर कि कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि मजा आएगा तभी, जब कमेंट बॉक्स में बताओगे वहां आंसर करूंगा मैं, तब दैट विल बी मोर इम्पैक्ट, है ना। चलो आगे बात करते हैं साउंड वेव की। तो साउंड वेव हमने देखा कि क्या होती है भाई, ये मैकेनिकल वेव होती है, ठीक है, मैकेनिकल वेव है, जिसको किसकी जरूरत पड़ती है, मैकेनिकल वेव विच नीड्स मीडियम टू ट्रेवल, है ना, विच नीड्स मीडियम टू ट्रेवल, राइट, विच नीड्स मीडियम टू प्रोपागेट या फिर ट्रेवल, प्रोपागेट, ठीक है। इसकी प्रोडक्शन की भी अपन बात करेंगे अभी जल्दी, बट हमें सिंपल सी बात बताया कि ये मैकेनिकल वेव है और बिना मीडियम के ये ट्रेवल नहीं करेगी। लाइक अगर एयर की बात करें तो एयर के पार्टिकल्स जो छोटे छोटे होंगे वो मदद करेंगे इसकी प्रोपागेशन में, या फिर अगर मैं बात करूं पानी में तो पानी के जो पार्टिकल्स होंगे वो मदद करेंगे, या फिर सॉलिड की बात करूं तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होंगे वो मदद करते हैं आपकी साउंड की प्रोपागेशन में। आई थिंक इतनी बात अब आपको क्लियर हो गई होगी। क्लियर? चलिए बात करते हैं अब आगे, प्रोपागेशन कैसे होती है। प्रोपागेशन हमें पता है भाई, जैसे ही जनरेशन कैसे होता है, तो ये वाइब्रेशन से होता है, ठीक है, वाइब्रेशन से होता है। दैट इज अगर आप डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, डिस्टर्बेंस किस तरीके की होती है इसमें, डिस्टर्बेंस किस तरीके की होती है, तो वाइब्रेशन। लाइक अगर आप टेबल को ही टक करेंगे, जब तक उसके पार्टिकल्स वाइब्रेट नहीं करेंगे, है ना, डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करेंगे, तब तक साउंड नहीं निकलेगी। लाइक पेन पे ही मैं ठोकूंगा तभी साउंड निकल रही है, मैं बोल रहा हूं तो मेरे वोकल कार्ड्स क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आवाज निकल के आ रही है ना। तो ये पूरी की पूरी साउंड की प्रोपागेशन वो किस तरीके से होती है, वाइब्रेशन की। अब इसे फैलती कैसे, जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखो, साउंड है, ठीक है, जैसे ये क्या करता है भाई, वाइब्रेट करता है, यहाँ से मीडियम के पार्टिकल्स को क्या कर रहा है, आप देख पा रहे होंगे, डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से ट्रेवल करती है अपनी साउंड वेव, एक जगह से दूसरे जगह तक ये ट्रेवल करती हुई जाती है। क्लियर? चलो अब ध्यान से देखो कि अब क्या, मैंने बोला कि यहां से आपने डिस्टर्बेंस क्रिएट की, ये मीडियम के पार्टिकल्स थे, ध्यान से देखना, ये मीडियम के पार्टिकल्स ये क्या करेंगे भाई, वाइब्रेट करेंगे, एक दूसरे को धक्का मारेंगे। ये क्या हुआ भाई, इनको गया धक्का मारा, ये वाला गया इनको धक्का मारा। अब देखोगे तो एक समय के लिए फिर ये, मैं उसके बाद वाला जब धक्का मार रहा है तब की पोजीशन यहाँ बना रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो, पहले पहले क्या था भाई, यहाँ पर था, ये गया इनको धक्का मारा, ये गया इनको धक्का मारा, अब यहाँ पर फ्री स्पेस हो गया। तो ये फ्री स्पेस को क्या बोलते हैं, जब यहाँ पर फ्री स्पेस हो तो इसको बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन, जब स्पेस खाली हो, ठीक है। अब जब पार्टिकल्स यहाँ पे काफी क्लोज आ चुके हैं धक्का मारने के लिए, इसे क्या बोलते हैं, कॉम्प्रेशन।
इसे क्या बोलते हैं, कॉम्प्रेशन। तो आप ध्यान से यहाँ पर देख पाएंगे तो जितनी भी साउंड वेव हमारी होती है वो कॉम्प्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, कॉम्प्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, कॉम्प्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, कॉम्प्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, कॉम्प्रेशन, रेयर फ्रैक्शन के फॉर्म में ही क्या करती है, वो वेव ट्रेवल करती है। क्लियर है? तो एक पार्टिकल उठ के जाएगा, दूसरे वाले को धक्का मार के आएगा, फिर ये इनको धक्का मार के फिर ये वापस आ जाएगा, फिर जाएंगे ये इनको धक्का मारेंगे, फिर ये इनको धक्का मारेंगे, और यहाँ का स्पेस खाली होगा तो यहाँ रेयर फ्रैक्शन बनेगी। तो ये पूरा का पूरा प्रोपागेशन और इसी तरीके से आपकी वेव ट्रेवल होती है। क्लियर? ये क्या है भाई, ये पूरा दिखाने का तरीका क्या है, ये मीडियम के पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे, ये क्या है, मीडियम के पार्टिकल्स हैं जिनको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कुछ इस तरीके से ट्रेवल कर रही होंगी, और इसी को दिखाने का तरीका कि वेव कैसे ट्रेवल होगी, इसे ही हम बोलते हैं दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव, जिसे हम इस फॉर्म में, ग्राफिकल फॉर्म में दिखाते हैं। ठीक है, कि वेव कुछ इस तरीके से ट्रेवल कर रही होगी। इसका हम लोग अभी थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन समझने की कोशिश करूंगा, बट यहाँ पे आप देखिएगा दैट इज स्पीकर बजा, काफी क्लोज पार्टिकल है, फिर इधर रेयर फ्रैक्शन बना, फिर कॉम्प्रेशन, फिर रेयर फ्रैक्शन, कॉम्प्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, फिर कॉम्प्रेशन, फिर रेयर फ्रैक्शन। तो वैसे ही अगर प्रेशर वेरिएशन की बात करूं तो ये डेंसिटी वेरिएशन था, प्रेशर वेरिएशन इस तरीके से आप देखेंगे, और बस उसी को दिखाने का तरीका है ना, जो हम ग्राफिकल अगर अप्रोच से दिखाएं, ग्राफिकल अप्रोच से अगर दिखाएं तो ये कुछ इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि ये पार्टिकल पहले यहाँ था, इसको एनर्जी मिली तो ये यहाँ गया इसको धक्का मारने, ठीक है, फिर ये क्या हुआ, फिर से ये वापस आया। तो जब ये यहाँ गया, यहाँ पर था तो ये कॉम्प्रेशन वाला पॉइंट था, और यही कॉम्प्रेशन वाला पॉइंट आपका टॉप मोस्ट पॉइंट होता है, दैट इज ये आपकी मीन पोजीशन है। ठीक है, ये क्या है, आपकी मीन पोजीशन है। देखो ध्यान से, ये क्या है, आपकी मीन पोजीशन है। जब आपकी पार्टिकल क्या हो, एकदम जीरो डिस्टर्बेंस पे हो, किसी तरीके की डिस्टर्बेंस ना हो, जैसे इनिशियली मान लो एकदम मैं कुछ नहीं बोलूं रूम में, जैसा पार्टिकल है वो अरेंजमेंट क्या, ये वाली लाइन क्या दिखाती है कि एकदम पार्टिकल एकदम हमारा सीधा साधा बैठा हो, एकदम जीरो डिस्टर्बेंस के कारण बैठा हो, तब ये वाली लाइन को ही क्या बोलते हैं, जीरो डिस्टर्बेंस लाइन। मतलब किसी भी तरीके की वाइब्रेशन ना हो तब के लिए इसको जीरो डिस्टर्बेंस लाइन बोलते हैं। और जैसे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इधर गया तो इसे ही क्या बोलते हैं, आपकी कॉम्प्रेशन। इस टॉप मोस्ट पॉइंट को ही आप क्या बोलते हैं, कॉम्प्रेशन, और इस वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं, रेयर फ्रैक्शन। तो टोटल का टोटल अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो जितना आप मैक्सिमम अपनी पोजीशन से जाते हैं दूसरे पार्टिकल को ठोकने के लिए, आगे धक्का देने के लिए, है ना, वही हमारा क्या होता है, ये टॉप मोस्ट वाली डिस्टेंस। ठीक है, तो इसकी बात हम आगे और अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो कॉम्प्रेशन का कैसे दिखाओगे, कॉम्प्रेशन को ऊपर मैक्सिमम ग्राफ से दिखाते हैं, और रेयर फ्रैक्शन को कैसे दिखाते हैं, नीचे की तरफ मिनिमम ग्राफ से। क्लियर? अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ वेव। टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव दो तरीके की होंगी, सॉरी वेव दो तरीके की होंगी। ऑन अरेंजमेंट ऑफ दियर पार्टिकल, की पार्टिकल कैसे प्रोडक्शन करता है। तो ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव क्या है भाई, कि मान लो आपकी पार्टिकल यहाँ है, ठीक है, पार्टिकल मान लो घूम रही है इस तरीके से, पार्टिकल घूम रही है इस तरीके से, और वेव की प्रोपागेशन आपकी हो रही है इधर। वेव की प्रोपागेशन क्या हो रही है, इधर हो रही है, प्रोपागेशन इधर हो रही है, और पार्टिकल की मोशन कहाँ हो रही है, इधर। पार्टिकल की मोशन अगर दोनों एक दूसरे से क्या है, परपेंडिकुलर हैं, और आप डेली ये चीजें महसूस करते हो, आप डेली ये देखते हो, तो जस्ट इसके एग्जाम्पल के लिए आपके ऊपर मैं कमेंट में छोड़ता हूं कि आप एग्जाम्पल कमेंट में मुझे बताइएगा कि किस तरीके की वेव ट्रांसवर्स वेव होती है और किस तरीके की वेव दैट इज आपका क्या होती है, ट्रांसवर्स। ठीक है, तो यहां समझिए पहले कि ट्रांसवर्स वेव क्या भाई, कि पार्टिकल का मोशन क्या हो रहा हो, इस डायरेक्शन में हो रहा हो, और उसके जस्ट परपेंडिकुलर आपकी वेव की प्रोपागेशन, मतलब वेव आपकी इधर चल रही हो। ठीक है, पार्टिकल एक ही जगह रुका हो लेकिन वेव आपकी इधर चल रही हो, तो दैट विल बी ट्रांसवर्स वेव। और लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करूं मैं, ठीक है, आप अगर पानी में देखते होंगे तो मैं एग्जांपल थोड़ा सा बता दे रहा हूं, बट और भी आप एग्जांपल बता सकते हैं। जैसे ये पानी है, ठीक है, ये पानी है, अगर मैं बोलूं कि ये पानी है, और जैसे इसमें मैंने पत्थर फेंका तो ये कुछ इस तरीके से जाने लगा, तो आप ध्यान से देखेंगे तो एक ही पार्टिकल ऊपर नीचे होता है, ये पार्टिकल आगे नहीं बढ़ता है, ये सिर्फ ऊपर नीचे होने का काम करता है, और वेव आपकी इधर की तरफ चलती है। अगर आपने इधर पत्थर फेंका है तो ये इधर जाएगी, और इधर वाला पार्ट कहाँ जाएगा, इधर की तरफ जाएगा। लेकिन पानी का पार्टिकल नहीं चलता, वो अपने जगह ही ऊपर नीचे होता है, ऊपर नीचे होता है, बाकी आपकी वेव चलती जाती है। तो ये जो कारण है, जो ये तरीका है देखने का, पार्टिकल कहाँ है, तो वो पार्टिकल विल बी परपेंडिकुलर टू द वेव के प्रोपागेशन के, दैट विल बी ट्रांसवर्स। और लॉन्गिट्यूडनल की बात करूं तो लॉन्गिट्यूडनल के लिए आप ध्यान से देखेंगे तो लॉन्गिट्यूडनल में अगर पार्टिकल का मोशन क्या हो, इस डायरेक्शन में, और इसी डायरेक्शन में क्या हो, आपकी वेव की भी प्रोपागेशन हो रही हो, तो दैट विल बी योर लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो ये पार्टिकल के मोशन के अकॉर्डिंग हमने दो तरीके से डिस्क्राइब किया। ये क्या है, तो पार्टिकल का मोशन, पार्टिकल मोशन।
आप क्या बोलेंगे सिंपल सा कि पार्टिकल का मोशन और वेव का मोशन जब एक दूसरे के पैरेलल हो देन दैट विल बी लॉन्गिट्यूडनल। जैसे अगर मैं स्प्रिंग की बात करूं कि स्प्रिंग, अगर आपने ये स्प्रिंग ले लिया है, ठीक है, और इसको इस तरीके से दबाएंगे आप तो वेव कुछ प्रोड्यूस होगी। अगर इसको नीचे खींच के छोड़ देंगे तो दैट विल बी ट्रांसवर्स वेव, और उसको अगर अंदर की तरफ ऐसे दबा के मैं छोड़ दूं तो दैट विल बी लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्लियर? इसके भी और एग्जांपल आपके पास है, बट आपको जस्ट कमेंट करके बताना है मुझे कमेंट में। क्लियर? इसके एग्जांपल मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि मजा आता है जब आप कमेंट करते हो, देखता हूं मैं, हाँ मतलब सीरियसली तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कुछ वेव एलिमेंट्स की जो बहुत ही जरूरी होते हैं, इस पूरे के पूरे लेक्चर में बहुत ही जरूरी है। दैट इज, जिनमें पहला चीज आता है क्या कि एम्पलीट्यूड, और वो मैंने आपको बताया कि क्या होता है एम्पलीट्यूड। ठीक है, बट आप देख लो, जब भाई आपकी वेव मान लो यहाँ चल के गई फिर वापस आई यहाँ गई, ठीक है, तो वेव अपनी क्या कर रही है भाई, ऑक्सीलेट कर रही है। पार्टिकल ऐसे ऐसे कर रहे हैं, या फिर आप बोले कि ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है। हाँ, एक चीज जो छूटी है वो दैट इज, हाँ, देखो इसमें क्या होता है, दैट इज ट्रांसवर्स वेव में अगर आप देखेंगे तो पार्टिकल ऊपर नीचे जा रहा है, तो इसमें जब वेव बनाते हैं हमें पता है कि ये इस तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। इस वाले पॉइंट को बोलते हैं क्रेस्ट, जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है, और इस वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं, ट्रफ बोलते हैं। तो जितना पार्टिकल आपका ऊपर मैक्सिमम गया उसको क्या बोलते हैं, क्रेस्ट। जितना पार्टिकल आपका नीचे की तरफ जाता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रफ। तो ये जो वेव ट्रेवल करती है वो क्रेस्ट एंड ट्रफ के फॉर्म में करती है, जबकि ये किस फॉर्म में करती है, दैट इज ये पार्टिकल हो गए, ये कुछ फ्री स्पेस, फिर पार्टिकल, फिर फ्री स्पेस, तो ये कॉम्प्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन के फॉर्म में ट्रेवल करती है। क्लियर? चलो बहुत बढ़िया। अब एम्पलीट्यूड की बात करूं भाई, जितना मैक्सिमम आपकी बॉडी ट्रेवल कर रही होगी एम्पलीट्यूड वही होगा, दैट इज क्रेस्ट, टॉप मोस्ट क्रेस्ट से लेके जीरो डिस्टर्बेंस लाइन जो होती है उसकी जो डिस्टेंस है ये वाली, ईपी एम्पलीट्यूड क्या है, तो ईपी एम्पलीट्यूड है, या फिर क्यूडी भी बोलोगे तो क्यूडी भी एम्पलीट्यूड है ये वाला। तो जीरो डिस्टर्बेंस लाइन से लेके क्रेस्ट ये वाला पॉइंट क्या बोलते हैं, जो सबसे टॉप का होता है इसे क्रेस्ट बोलते हैं, और सबसे जो नीचे होता है उसे ही क्या बोलते हैं, ट्रफ बोलते हैं। तो क्रेस्ट टू जीरो डिस्टर्बेंस लाइन की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी आपकी, एम्पलीट्यूड कहलाती है, और वही सेम आपका जीरो डिस्टर्बेंस लाइन से ट्रफ की डिस्टेंस भी आपकी एम्पलीट्यूड है। क्लियर? आई थिंक ये बात क्लियर। दूसरी बात करते हैं वेवलेंथ की, कि भाई वेव की आपकी लेंथ कितनी है। ठीक है, वेव की लेंथ कितनी है, तो वेव लेंथ मैं बात करूं तो वेव लेंथ, एक कंप्लीट वेव की लेंथ हम कैसे बनाते हैं, किन्हीं भी दो अल्टरनेटिव, ठीक है, एक के जस्ट अगला जो आपका क्रेस्ट होगा, किन्हीं भी दो क्रेस्ट के बीच की लेंथ वेवलेंथ कहलाती है, या फिर किन्हीं भी दो ट्रफ के बीच की लेंथ वेवलेंथ कहलाती है, या फिर अगर आप जिस पॉइंट से शुरू कर रहे हैं नेक्स्ट सेम पॉइंट आप कहीं पर भी चूज करेंगे, उन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो लेंथ होती है दैट विल बी वेवलेंथ। तो ये मत रट के बैठो कि क्रेस्ट टू क्रेस्ट ही वेवलेंथ होगी या फिर ट्रफ टू ट्रफ ही वेवलेंथ होगी। ये याद करके रखो कि अगर यहां से आपने अपना नापना शुरू किया है तो जस्ट अगला पॉइंट वो कहां मिलेगा, सेम पॉइंट, उन दोनों के बीच की ही डिस्टेंस आपकी क्या हो जाती है, ये वेवलेंथ कहलाती है। क्लियर? जस्ट सिंपली, ठीक है, एक के बाद जब दूसरी पॉइंट रिपीट होने लगे इसका क्या मतलब है, दैट इज आपकी अब से मोशन रिपीट हो रहा है। जैसे ये मैं बोलूं कि यहां तक गई बॉडी, फिर वापस आई यहां, तो यहां गई फिर वापस आई, फिर यहां आई, तो यहां से दैट इज यहां से यहां गई, यहां आई, फिर यहां से जब यहां आएगी तो ये पूरा का पूरा जो लेंथ होगा दैट विल बी वेवलेंथ, अ कंप्लीट वेव। उसके बाद जस्ट वो वेव रिपीट कर रही है, तो एक कंप्लीट वेव की जो लेंथ होती है दैट इज दिस, जिसे हम लैम्डा के फॉर्म में दिखाते हैं, और यूनिट इसकी मीटर यूज करते हैं। एम्पलीट्यूड में भी आप मीटर का ही यूज करते हैं। क्लियर होगी? फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी सीधा सीधा कहता है कि नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड, वाइब्रेशंस पर सेकेंड, बस पर सेकेंड, इतनी बात है। फ्रीक्वेंसी को एफ से दिखाते हैं, तो नंबर ऑफ 1/t, जिसको 1 टाइम पीरियड क्या है, अगर आपका टाइम पीरियड है, ये अगर टाइम पीरियड है आपके पास कि ये वेव की टाइम पीरियड है, तो फ्रीक्वेंसी 1/t से निकालते हैं। क्लियर? जैसे मैं बोलूं कि ये आपका मोशन यहाँ कर रही है बॉडी, फिर यहाँ से जाके घूम के वापस आ रही है, फिर यहाँ आ रही है, फिर यहाँ आ रही है, तो ये कितनी बार एक सेकेंड में ये कितनी बार इस पॉइंट से पास करे मीन पोजीशन से, यही आपकी क्या होती है फ्रीक्वेंसी, दैट इज नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट। क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया। और इसकी यूनिट दैट इज पर सेकंड में आप लेते हैं, ठीक है, यूनिट पर सेकंड में लेते हैं, या फिर जो एसआई यूनिट आप यूज करते हैं हर्ट्ज यूज करते हैं। वेव स्पीड की बात करूं तो वेव की स्पीड नाम से क्लियर है कि वेव की स्पीड क्या होगी। तो मैंने बोला कि भाई अगर टाइम पीरियड क्या हो, टाइम पीरियड वेव का कि इतने बाद आपकी वेव रिपीट करेगी। टाइम पीरियड क्या बताता है कि इस टाइम के बाद वेव अपनी रिपीट होती है, तो टाइम पीरियड टी हो और
वेव की लेंथ क्या हो, दैट इज लैम्डा हो। लैम्डा दैट इज क्या कि भाई आपकी कंप्लीट वेव टाइम पीरियड में कितना डिस्टेंस चलती है, दैट इज योर वेवलेंथ। क्लियर। डिस्टेंस अपॉन टाइम आपने सुना होगा कि अगर टाइम पीरियड में चली हुई डिस्टेंस बाय द मीडियम ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड द वेवलेंथ। और यहीं से अगर वेव स्पीड पूछूं तो स्पीड क्या होगी, वेव स्पीड क्या हो जाएगी, सिंपल बताइए फटाफट चैट बॉक्स में बताइए, मुझे कमेंट में बताइए वेव स्पीड, यहीं पर वीडियो पॉज करो फटाफट बताओ। वेव स्पीड भाई स्पीड क्या होती है, लैम्डा अपॉन का कैपिटल टी होती है, क्या होती है ना। और अगर यही 1/t मैं बोल दूं इसको कि लैम्डा इंटू 1/t, और 1/t हमने ऊपर पढ़ा था दैट इज लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जिसे वेव स्पीड को हम v से दिखाते हैं। तो लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, और इसको हम मीटर पर सेकेंड में भी दिखाते हैं। क्लियर। तो आप ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, वेव स्पीड इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन का टाइम पीरियड, या फिर अगर टाइम पीरियड नहीं पता हो, फ्रीक्वेंसी पता हो, तो देन आप ये वाला भी फॉर्मूला लगा के यूज करके इसको निकाल सकते हैं। बहुत ही सिंपल चैप्टर है यार, है ना, बहुत मजा आता है साउंड करने में, मजा आता है। चलो अगली बात करते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की, जिसके थ्रू हम वॉइस को पहचान पाते हैं कैसे ये डिफरेंट है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसमें पहला आता है पिच। पिच क्या है भाई, पिच आप देख पाएंगे कि दैट इज लो पिच हाई पिच, है ना, कि कितनी भाई सुरीली आवाज है और कितनी तीखी आवाज है, कितनी तीखी आवाज कितनी मोटी आवाज, वो आप जब देखते हो, जब आप श्रिलनेस ऑफ साउंड निकालते हो, दैट इज योर पिच के थ्रू आप निकालने की कोशिश करते हैं। तो वो कैसे है भाई, मैं बोलूं अगर किसी भी तरीके का ये पॉइंट अगर एक कॉमन ले लूं, ठीक है, ये वाला पॉइंट अगर ले लूं, तो अगले पॉइंट के बीच में आप देख पा रहे होंगे दैट इज कितने वेव हैं, और यहीं से आज जस्ट सेम पॉइंट में यहां से कंसीडर करूं, और यहां तक अगर आप देख पाएंगे दैट इज ये वाली, हाँ ये वाले पॉइंट, तो लगभग आपकी वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स ज्यादा पास कर रही है ना, नंबर ऑफ वेव्स, क्योंकि आप देख पा रहे हैं काफी पतली है यहां पर, मतलब इसकी कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, हाई होगी, है ना, हाई होगी नीचे वाले की। तो भाई जिसके पास हाई पिच, उसकी हाई फ्रीक्वेंसी, मतलब ज्यादा ज्यादा पार्टिकल्स आपके क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। तो हाई फ्रीक्वेंसी हम कैसे, पिच को कैसे पता लगाते हैं, तो वो हम सिंपली देखते हैं कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी वो ज्यादा श्रिल होगा, साउंड काफी तीखा होगा, और जिसकी भाई फ्रीक्वेंसी लो होगी उसका क्या होगा, लो पिच, काफी मोटी आवाज होगी। तो दैट इज आपके रिप्रेजेंटेशन का ये तरीका है। क्लियर। अगर यही मैं बोल दूंगा कि 1 सेकेंड है, ठीक है, 1 सेकेंड, तो ये जो हमने कंसिडर किया यहाँ पर, ये भी आपका टाइम ड्यूरेशन क्या होगा, 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में आप देखेंगे सिर्फ एक वेवलेंथ पार हो रही है, जबकि यहाँ पर 1 2 3 वेव्स पार हो रही है, मतलब इसकी 3 गुना तीन फ्रीक्वेंसी पास हो रही है, मतलब 3 गुनी फ्रीक्वेंसी। क्लियर। तो पिच क्या है भाई आपकी, जब हम अपनी वॉइस की कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज वॉइस को अगर हमें डिफरेंशिएट करना हो अकॉर्डिंग टू द उसकी स्ट्रिलनेस, तो हम फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स। बाकी तो आप मोटा और पतला है देख के आप ऐसे फिजिकली बता सकते हैं, बस फिजिक्स के टर्म में आप फ्रीक्वेंसी के थ्रू यू कैन डिफरेंशिएट के जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा वो हाई पिच का साउंड होगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम दैट विल बी लो पिच साउंड। क्लियर। लाउडनेस की बात करूं तो लाउडनेस भाई कितना आवाज ज्यादा है कितना कम है, तो मैं यहां से थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। अगर ये मैं स्पीकर, दैट इज ये स्पीकर बनाता हूं, ठीक है, स्पीकर है ये मेरा, और मैं बोलूं कि एक बार कम कम साउंड में मैं चलाता हूं, तो ये पार्टिकल मीडियम का यहां तक गया। अब दूसरा केस मैं लेता हूं भाई कि खूब मैं फुल स्पीकर पे इसको चलाता हूं, तो ये पार्टिकल भाई मुझे पता है कि यहां तक जाएगा। जब इसको ज्यादा एनर्जी दोगे, ज्यादा वॉल्यूम करोगे, ज्यादा वाइब्रेशन, तो ये पार्टिकल कुछ ज्यादा दूर तक ट्रेवल करेगा, मतलब लाउडनेस क्या होगी, बढ़ जाएगी। लाउडनेस के लिए हम क्या करते हैं, वॉल्यूम को बढ़ाते हैं। तो जैसे ही वॉल्यूम को बढ़ाओगे, तो यहां से आप सिंपली देखेंगे, तो दो ग्राफ मैं बनाने की कोशिश करूंगा। एक ग्राफ आपका ये है, क्लियर, ये ग्राफ एक आपका ये है, और दूसरा ग्राफ जस्ट लाउडनेस के लिए के, और आप आई थिंक बता भी पाएंगे कि कौन सा ग्राफ आपका हाई लाउड, ज्यादा लाउड है, और कौन सा कम लाउड है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है पहले के रिस्पेक्ट में, इसका तो एम्पलीट्यूड ये है, दूसरे का देखो कितना ज्यादा है। तो भाई जिसका लाउड ज्यादा साउंड है ना, लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर। ठीक है, जितना ज्यादा आपका एम्पलीट्यूड है ना, अगर लाउडनेस बढ़ानी तो एम्पलीट्यूड बढ़ाओगे, उसके स्क्वायर के रेशियो में आपका लाउडनेस बढ़ेगा। क्लियर। थोड़ा सा एम्पलीट्यूड बढ़ाओगे तो उसकी स्क्वायर के रेशियो में आपका लाउडनेस बढ़ेगा। तो लाउडनेस किस पर डिपेंडेंट क्वांटिटी है, तो ये एम्पलीट्यूड ऑफ दैट इज एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। क्लियर। चलिए बहुत ही बढ़िया। ठीक है, ये डिस्टर्बेंस वर्सेस आपका टाइम के रिस्पेक्ट में आपने ग्राफ बनाया, तो ये जरूर आप देखते रहें टाइम के रिस्पेक्ट में। चलिए बहुत ही बढ़िया। टिम्बर, टिम्बर दैट इज, टिम्बर या फिर क्वालिटी, दोनों आप अलग अलग टिम्बर या फिर क्वालिटी बोलते हैं। जैसे अगर मेरी ही आवाज आपको पहचाननी है, इसमें हम मैं क्या करूंगा यार, इसमें आपको सेम चीज, एक सेकेंड, यही टेढ़ा है, मैं कहूँ क्यों बार बार लाइन ही टेढ़ी बन रही, सॉरी। ठीक है, चलो
ये दैट इज, इसमें हम क्या करेंगे भाई, इसमें ना तो हमारी वेवलेंथ बढ़ रही होगी, ना ही हमारी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही होगी, ना ही हमारी क्या चेंज हो रही होगी, दैट इज हमारा टाइम पीरियड बदल रहा होगा, ना ही फ्रीक्वेंसी बदल रही होगी, ना ही एम्पलीट्यूड बदल रहा होगा। इसमें क्या होता है, जस्ट हमारी जो वेवलेंथ दिखाने का तरीका है ना वो बदल जाता है। समझ में आई बात, जो वेव दिखाने का तरीका, जो वेव फॉर्म्स आप दिखा रहे हैं, है ना, हो सकता है कुछ इस तरीके का हो अगले में। तो वेव फॉर्म्स आप देख पा रहे हैं, जैसे मेरी भाई जो मेरी टिम्बर है, जो मेरी वॉइस के टिम्बर है, जो मेरी वॉइस की क्वालिटी है वो डिफरेंट है, वो इस तरीके की है। और शाहरुख खान हो सकता है आके बोले तो भाई उनकी अलग है, या फिर मैं वायलिन बजाऊं तो वो टिम्बर अलग। तो जो वेव की फॉर्म हो, है ना, वेव फॉर्म, जिससे हम क्या करते हैं, वेव फॉर्म जिसको दिखाने का तरीका, दैट इज जो आप ग्राफ में वेव देखते हो उसको देख के अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना हो कि इसकी वॉइस दूसरी, उसकी वॉइस दूसरी है ना, तब आप क्या बोलेंगे, दैट इज हमें ये। जैसे मुझे अगर शाहरुख खान की वॉइस कॉपी करनी है, मान लो ये SRK की वॉइस है, ये मान लो मेरी कुणाल की वॉइस है, अब मुझे मान लो वॉइस ओवर करना है और मुझे ये आवाज निकालनी है, तो मुझे इसके टिम्बर को कॉपी करना पड़ेगा, उनके क्वालिटी पे आना पड़ेगा, अपनी वॉइस को चेंज करके उस टिम्बर का वेव प्रोड्यूस करना पड़ेगा। समझ में आई बात? चलिए बहुत ही बढ़िया, इतनी बात आई थिंक क्लियर है। अब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, तो साउंड भी क्या है भाई, ये रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी शो करता है, जो आप 12th में पढ़ते हैं कि अगर मान लो कोई वेव आप यहां से इंसिडेंट कराते हैं इस इंसिडेंट पॉइंट पर, तो जिस एंगल पर ये इंसिडेंट होगा और क्या उसी एंगल पर ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा। मतलब I बराबर R होनी चाहिए, और ये मल्टीपल एग्जांपल्स इसके देखते हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज आल्सो पॉसिबल कि भाई किसी भी पॉइंट पर अगर ये रिफ्लेक्ट करता है, अगर वो सरफेस क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ये सिंपली जितने एंगल पर इस पे गिरेगा नॉर्मल से उतने ही एंगल पर ये निकल जाता है, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। इसका यूज करके हम लोग रिफ्लेक्शन का यूज करके सोनार का यूज करते हैं। सोनार आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर कुछ ट्रांसड्यूसर लगे होते हैं जो क्या करते हैं भाई, ट्रांसमीटर, दैट इज आपकी वेव प्रोड्यूस करते हैं, और हमें सी लेवल का पता चल पाता है, ठीक है, कि यहाँ से वेव गया, रिफ्लेक्ट करके फिर से वापस आता है और यहाँ से हम रिसीव कर पाते हैं। एक तो सोर्स जो इमिट करता है, एक सोर्स जो हियर करता है, तो दोनों। या फिर आगे जहाज के आगे कोई अगर ऑब्स्टकल है तो वो भी आप यहाँ से पता लगा पाते हैं कि वेव प्रोड्यूस करते हो, यहाँ से गई, इससे टकरा के वेव, फिर से वेव वापस आ गई, ठीक है। तो हमें वेव की इंटेंसिटी पता चल जाती है, और हम इससे कैसे निकालते हैं तो उसकी बात करते हैं। मैं बोलता हूं कि d डिस्टेंस पर यहां से ऑब्जेक्ट रखा है, तो मैंने मान लो v वेव की स्पीड है, हमारी स्पीड क्या है, वेव की स्पीड ये है, और मान लीजिए कि मुझे t टाइम बाद ये सुनाई देता है, ठीक है, t टाइम बाद सुनाई देता है, तो हम डिस्टेंस निकाल लेंगे कि कितनी डिस्टेंस दूर हमसे है ये, है ना। थोड़ी बहुत वेरिएशंस आती है नो डाउट, बट हम निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस निकालने क्या कर देते हैं, हम स्पीड कर देंगे इनटू टाइम कर देंगे, ठीक है बस। और हम इसकी बात करेंगे, दैट इज डी, कैसे आगे मैं बताऊंगा। दैट इज हमें पता है कि जाने का समय और आने का समय दोनों लगता है, तो सिर्फ हम जाने का ही समय ले लेते हैं और हाफ हो जाता है, क्लियर। या फिर d/2 आपकी वो टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल्ड होती है वो 2d होती है, क्लियर। तो ये दोनों आप काम कर सकते हैं, इसका यूज करके हम लोग ये काम करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का। या फिर बैट को देखते हैं, तो बैट भी क्या करती है, अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस करती है, ड्यू टू दैट इसे पता चल पाता है कि उसका जो फूड है, ये क्या है भाई, उसके लिए उसका फूड है, वो फूड कहाँ है, ठीक है। तो ये वो पता लगा पाती है। बाकी आप स्टेथोस्कोप देखेंगे, है ना, स्टेथोस्कोप देखेंगे तो उसमें भी क्या है भाई, सेम आपका रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है। या फिर आप पिक्चर हॉल्स में जाते हैं तो आप देखते हैं कर्व बनाया जाता है, वो भी आपकी पूरी की पूरी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का ही यूज करके बनाया जाता है। बाकी इतनी बातें आई थिंक आपको क्लियर है कि भाई स्टेथोस्कोप में ही क्या होता है, यहाँ पर आपकी साउंड वेव जाएगी, ये रिफ्लेक्ट करते हुए फिर जो आपकी जो भी यहाँ कान वाला होता है ना, ये कान वाला, तो आपके कान में फिर वो सुनाई देता है। तो ये भी पूरा का पूरा कैसे डिपेंडेंट होता है, पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पर ही डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, ठीक है। अब दो टर्म आते हैं भाई, इको और आता है रिवर्बरेशन। तो इको मैं सिंपली बता दूं भाई, जब हम मान लो कोई साउंड हमने प्रोड्यूस किया, जैसे खाली कमरा अगर छोड़ोगे तो साउंड प्रोड्यूस करते हो, तो साउंड हमें फिर कुछ देर बाद सुनाई देता है, ठीक है। तो उसको इको नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं, रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन क्या है भाई, जब आप साउंड हमें क्या करे, साउंड हमें क्या करे, सुनाई दे, बट कब, बट आफ्टर व्हेन सोर्स हैज बीन स्टॉप्ड, ठीक है। थोड़ी इंग्लिश की मेरी प्रॉब्लम है, यू ऑल नोज, कि जब हमारा सोर्स क्या हो गया हो, बंद हो गया हो, तब अगर आवाज सुनाई देती है, और किसी भी तरीके की कंडीशन नहीं, खाली कमरा है, आवाज बोलोगे कुछ देर बाद गूंजेगी, तो जो गूंज होती है उसे ही रिवर्बरेशन बोलते हैं। जबकि इको के लिए क्या है भाई, कि जैसे आप वादियों में जब जाते हैं, तो वादियों में अगर आप गए, यहां से आप खड़े होके बोल रहे हैं, यहाँ पे मान लो ये वादियां हैं, ठीक है, ये कुछ ये वादियां हैं इस तरीके की। अब आपने यहां से चिल्लाया, ठीक है, और चिल्लाने के बाद
जैसे ही ये मान लीजिए आपने चिल्लाया, यहाँ गई वॉइस, फिर टकरा के वापस आई, फिर आपको सुनाई देती है, और सुनाई देने में जो समय लगता है 1/10 सेकेंड का इको के लिए, ठीक है, जो आपकी सेंसेशन ऑफ हियरिंग होती है, कितनी देर बाद सुनाई देगा, तो वो 1/10 सेकेंड, इससे कम में नहीं सुनाई दे सकता, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पर कंडीशन लगाते हैं भाई कि 1/10 सेकेंड बाद सुनाई देता है, और जो साउंड की स्पीड होती है वो मोस्टली हम 340 मीटर पर सेकेंड लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जब आप निकालेंगे तो इसकी आई थिंक 17 आ जाती है, ठीक है, 17 मीटर, दैट इज डिस्टेंस जो होनी चाहिए वो आपकी मिनिमम 17 मीटर होनी चाहिए, दैट इज इस पॉइंट से और आपकी जो वादियां हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 17 मीटर होनी चाहिए। बेसिकली वेरी करती है, क्योंकि जो आपकी परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग है वो 1/10 से लेके 1/20 सेकेंड के बीच में कभी कभी वेरी कर जाती है। तो मोस्टली आप 1/10 ही पढ़ोगे, मैंने भी एक बार 1/15 पढ़ाया था, बट आप जब भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, मैंने देखे क्वेश्चन किस हिसाब से, तो वो 1/10 के अकॉर्डिंग ही पूछा जाता है। तो मेक श्योर कि आप इसका ध्यान रखें कि मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इको 117 मीटर होना चाहिए। कैसे निकालोगे, मान लो यहाँ आप खड़े हो, ठीक है, और आपने साउंड प्रोड्यूस करी और यहाँ पर कुछ वादियां थी गई और टकरा कर आई, तो जाने में कितना डिस्टेंस लगा, d डिस्टेंस, और आने में d डिस्टेंस। तो मैंने बोला कि अगर v स्पीड से चल रही थी और t टाइम बाद हमें सुनाई देता है, दैट इज विच इज इक्वल टू 1/10 सेकेंड, तो मैं बोला कि यह है कितना 340 मीटर पर सेकेंड आपकी स्पीड है। तो यहाँ से डिस्टेंस निकालने के लिए मैं बोलूंगा कि दोनों जाने आने का समय हमें पता है, दैट इज 2d इंटू वी इंटू टी। तो d की वैल्यू हमें निकालनी है भाई 1d की, तो d विल बी v इंटू टी बाई 2, ठीक है। तो v कितना था 340 इंटू टाइम कितना है 1/10 अपॉन का 2 कर लो, तो ये 10 कट गया, ये आ गया कितना 17 मीटर आपकी, दैट इज इको के लिए कंडीशन आ गई, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट जिससे आपकी वॉइस टकराएगी और जहां से आप बोल रहे सोर्स और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 17 मीटर मिनिमम होनी चाहिए। क्लियर, चलिए ये हो गई इको की आपकी, दैट इज प्रॉब्लम। आई थिंक इसके बाद कुछ बचा नहीं है। हाँ, एक चीज दैट इज हम इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो निकालते हैं, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इसके ऊपर एक बेस प्रॉब्लम आपसे पूछा गया था, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इसके लिए हम किसका यूज करते हैं भाई, एक अलग सी यूनिट एसआई यूनिट का यूज करते हैं, विच इज कॉल्ड डेसिबल, ठीक है, विच इज कॉल्ड डेसिबल, जिसको दिखाने का तरीका आपका डीबी है। और ये निकालने के लिए आप क्या करते हैं, डीबी बराबर 10 लॉग इंटेंसिटी अपॉन आई, ठीक है, I1 अपॉन I2। ये बेसिकली एक को रेफरेंस मान लोगे, उसके रिस्पेक्ट में आप बेसिकली इंटेंसिटी बताते हैं, ठीक है, कभी भी आप बताते हैं रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये क्या है, इंटेंसिटी है, दैट इज आपको गिवन होगा इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ठीक है, I1 I2। तो ये दो रिस्पेक्ट में, दो रिफरेंस के केस में, इसके क्वेश्चन मैंने प्रीवियस सेशन में कराए थे, और आज भी एक क्वेश्चन इसके ऊपर आई विल ट्राई टू पुट, है ना, मैं ट्राई करूंगा कि मैं पुट कर दूं ताकि ये वाला फॉर्मूला आपको समझ में आ जाए। तो आई थिंक यार आज की चीजें पूरी आपको समझ में आ गई होंगी, नहीं समझ में आई तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, क्लियर। और जो भी प्रॉब्लम है प्लीज मेक श्योर टू शेयर एट रैंकर्स NTSC 2023, ठीक है। और इसकी पूरी की पूरी PDF में वहां डाल दूंगा, तो अगर आप उस ग्रुप में नहीं है तो मेक श्योर ज्वाइन करें। और प्रैक्टिस सेशन की लिंक आपको बेटा मैं ग्रुप में डाल, दैट इज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई थिंक दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा मैं। तो मेक श्योर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर एक बार विजिट कर लें, क्योंकि वहां से आप पूरी की पूरी प्रैक्टिस सेशन हमारी देख सकते हैं। बढ़िया तरीके से क्वेश्चंस लगाइए, अगर कोई डाउट रहता तो आप प्रैक्टिस सेशन में मेरे से बात करके क्लियर करिए। और जाते जाते ये बोलूंगा, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद यार, और ऐसे ही अगर अच्छा लगा हो कंटेंट तो जरूर लाइक करना, और अपने दोस्तों तक जरूर रिकमेंड किया करो यार चैनल को, बिकॉज इट विल हेल्प अस टू ग्रो मोर, है ना, और हमें और काम करने की दैट इज अंदर से इच्छा होगी। तो मेक श्योर ये आप काम करते रहें, जितना आपके हाथ में है, ठीक है, हाथ में है वो आप करते रहें, बाकी जितना हमारे हाथ में हम उतना करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मिलते हैं प्रैक्टिस सेशन में विद बेस्ट प्रॉब्लम्स।